नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं सांकेतिक समाचारों का विशेष बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह और हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी बीना सिंह। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लेक्स फ्रीडमैन के साथ पीएम मोदी का एआई पॉडकास्ट साक्षात्कार आज शाम होगा प्रसारित। हिमालय में बिताए गए समय और सार्वजनिक जीवन समेत कई मुद्दों का जिक्र। रायसीना डायलॉग के लिए दिल्ली पहुंचे न्यूजीलैंड के पीएम क्रिस्टोफर लक्सन। कल पीएम मोदी के साथ संयुक्त रूप से करेंगे उद्घाटन। अन्य मेहमानों का आगमन भी जारी। बोडोलैंड के विकास के लिए 1500 करोड़ रुपए का आवंटन। अमित शाह ने कोकराझार में की घोषणा। कहा, यहां अब उन्माद और अलगाववाद के बजाय शिक्षा और विकास की होती है बात। एक्शन मोड में काम कर रही है दिल्ली सरकार। आज मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल और पीडब्ल्यूडी मंत्री ने जल निकासी की स्थिति का लिया जायजा। और बुच विल्मोर और सुनीता विलियम्स की धरती पर होगी वापसी। नया दल लेकर स्पेसएक्स रॉकेट अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुंचा। सफलतापूर्वक हुई डॉकिंग। हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आज प्रसारित होने वाले लेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत के अपने पॉडकास्ट साक्षात्कार को सुनने का अनुरोध किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि उनकी लेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत शानदार रही है। इस बातचीत में पीएम मोदी के बचपन, हिमालय में बिताए गए वर्ष और सार्वजनिक जीवन समेत कई अन्य मुद्दों को शामिल किया गया है। लेक्स फ्रीडमैन के साथ पॉडकास्ट में प्रधानमंत्री ने अपने जीवन में आरएसएस की भूमिका और समाज में इसके योगदान के बारे में भी विस्तार से बात की है। पॉडकास्ट में पीएम ने 2002 के गोधरा दंगों के बारे में भी विस्तार से बात की। उन्होंने उस समय की घटनाओं का विस्तृत घटनाक्रम बताया और बताया कि कैसे बड़े पैमाने पर बदनामी का अभियान चलाया गया था। एक और बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आधिकारिक भारत यात्रा पर आज दिल्ली पहुंच गए। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद क्रिस्टोफर लक्सन की यह पहली भारत यात्रा है। न्यूजीलैंड के पीएम आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। कल क्रिस्टोफर लक्सन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच भारत न्यूजीलैंड संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 17 मार्च को नई दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में 10वीं रायसीना वार्ता 2025 के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे और प्रमुख संबोधन देंगे। न्यूजीलैंड के पीएम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। न्यूजीलैंड के पीएम 19 और 20 मार्च को मुंबई में भारतीय उद्योग जगत के दिग्गजों एवं विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। तो रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रधानमंत्री लक्सन 17 से 19 मार्च तक आयोजित होने वाले सम्मेलन के 10वें संस्करण का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में कम से कम 18 देशों के विदेश मंत्री, कई वैश्विक कंपनियों के शीर्ष अधिकारी और विदेश नीति विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई देशों के नेता नई दिल्ली पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में घाना के विदेश मंत्री सैमुअल ओकोजेटो अब्लाक्वा
क्यूबा के उप प्रधानमंत्री डॉक्टर एडआर्डो मार्टिनेज डियाज पहुंच चुके हैं। और इस सम्मेलन में स्लोवेनिया, लग्जमबर्ग, लिंगटेनस्टीन, लाटविया, मोल्दोवा, जॉर्जिया, स्वीडन, स्लोवाक गणराज्य, भूटान, मालदीव, नॉर्वे, थाईलैंड, एंटीगुआ और बाराबुडा, पेरू, घाना, हंगेरी और मॉरिशस के विदेश मंत्री भी इस सम्मेलन में भाग लेंगे। और एक उपलब्धि की बड़ी खबर, आरबीआई को लंदन के सेंट्रल बैंक द्वारा डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए चुने जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरबीआई को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, यह एक सराहनीय उपलब्धि है जो शासन में नवाचार और दक्षता पर जोर देती है। डिजिटल नवाचार भारत के वित्तीय पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत बना रहा है, जिससे अनगिनत लोगों का जीवन सशक्त हो रहा है। और अब बात गृहमंत्री के पूर्वोत्तर दौरे की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह असम में कोकराझार के डोटमा में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन यानी ABSU के 57वें वार्षिक सम्मेलन में शामिल हुए। इस कार्यक्रम में गृहमंत्री के साथ असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा और बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल यानी BTC के प्रमुख प्रमोद बोडो भी मौजूद रहे। 4 दिवसीय इस सम्मेलन में कई व्यावहारिक चर्चाओं और प्रतिस्पर्धाओं का आयोजन किया गया। आज इस सम्मेलन का आखिरी दिन है। इस दौरान अमित शाह ने छात्रों को संबोधित करते हुए बोडोलैंड के विकास के लिए प्रतिबद्धता जताई। एक जमाना था उन्माद, उत्पात और अलगाववाद की बात होती थी। आज शिक्षा, विकास और इंडस्ट्री की बात होती है। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब ये बताने आया हूं कि बोडोलैंड के विकास के लिए भारत सरकार और असम सरकार ने 1500 करोड़ रुपया केवल 35 लाख लोगों की आबादी में 1500 करोड़ रुपया आवंटित करने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और अमित शाह ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस ने बोडो समझौते का मजाक उड़ाया, लेकिन इस समझौते से बोडोलैंड में शांति और विकास आया। 23 जनवरी 2020 को जब BTR शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए, एक कांग्रेस पार्टी मेरा मजाक उड़ाती थी कि सब लोग रुक गए, ये बोडोलैंड में शांति नहीं होगी और ये समझौता मजाक हो जाएगा। भाइयों बहनों, आज समझौते की 82% शर्तों को आसाम सरकार और दिल्ली सरकार ने समाप्त कर दिया है, समाप्त कर दिया। और मैं आज आपको बताकर जाता हूं कि अगले 2 साल में समझौते का 100% क्रियान्वयन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार कर देगी। और गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की कि अप्रैल में बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा के नाम से दिल्ली में एक रोड का नाम रखा जाएगा। उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी के बताए हुए रास्ते पर जब पूरा बोडोलैंड चल रहा है, तब आज मैं एक घोषणा करने आया हूं। बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा जी के नाम से दिल्ली में एक बहुत बड़े रोड का नाम हमने बोडोफा उपेंद्र नाथ ब्रह्मा करने का निर्णय किया है। और अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आपके सभी नेता और CM असम की उपस्थिति में वहां पर उनका बस्ट भी लगेगा और वहां पर उनके नाम का भव्य तख्ती लगाने का काम भी हो जाएगा। और अब बात सुपर एक्टिव दिल्ली सरकार की। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा ने आज बारापुला एलिवेटेड रोड पर यमुना नदी की ओर जाने वाले बारापुला नाले का निरीक्षण किया। उन्होंने सुनहरी पुल नाले पर जल निकासी की स्थिति की समीक्षा की। बारापुला नाले का निरीक्षण करने के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि ये वो नाले हैं जिन्हें पिछली सरकारों ने कभी भी गंभीरता से नहीं लिया था। दिल्ली में उपराज्यपाल और सीएम के इस निरीक्षण का जायजा लिया है हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन मंत्री प्रवेश वर्मा ने अपने पीडब्ल्यूडी और जल संसाधन से जुड़े हुए अधिकारियों के साथ आज दिल्ली के कई नालों का दौरा किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया कि जिस तरह से ये नाले बह रहे हैं उन नालों की सफाई का काम जल्द पूरा हो जाए और इसलिए पहले से वो तैयारी कर रही हैं। हालांकि बारिशों में जिस तरह से जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है उससे बचने के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने साफ किया है कि हम इंतजार नहीं कर रहे कि कब दिल्ली के अंदर बारिश आएगी और उसका इंतजार करें। हालांकि उससे पहले ही जो उनका विभाग है, जो दिल्ली सरकार है, वो मुस्तैद दिखाई दे रही है, दिल्ली की सड़कों पे दिखाई दे रही है। वो चाहती है कि जितने भी नाले हैं उनकी पहले ही सफाई की जा सके बारिशों से पहले। अभी हमने 3 बड़ी ड्रेन्स का विजिट किया है और उसमें चाहे वो बारापुला थी, कुशक है या सुनहरी पुल है, हर जगह जो देखने को मिलता है कि एजेंसीज में क्लैरिटी ही नहीं थी। करना किसने है? किसी को फुल फ्लेज काम या आप कहिए कि 12 महीने का काम कि आपने ड्रेन पे काम करना है, ऐसा काम नहीं क्लियर हुआ। ये अब जिस चीज़ों को हम देख रहे हैं, हमने अब फ्लड एंड इरिगेशन को स्पेशली रिस्पॉन्सिबिलिटी देके कि ये एक एजेंसी की जिम्मेवारी है कि आपको ये डिसिल्टिंग करके देनी है। कितना होगा, टाइम बाउंड तरीके से कब तक आप करेंगे, पूरा का पूरा उसके मानक तय करके उसमें बजट में उसके लिए एलोकेशन हो, क्योंकि ये सबसे बड़ी नेसेसिटी है कि बारिश में दिल्ली में पानी ना भरे। ये सारा का सारा ड्रेन्स जो है बारिशों से पहले खाली होनी चाहिए और उसके बाद जो हमारी उसके पीछे की रोड्स हैं उसके लगते हुए नाले भी साफ हो। तो ये एक बहुत बड़ा मिशन है। सेम डे कुछ नहीं होता कि आग जब लगी है और तभी आपको तैयारी करनी है। आज से ही बारिश के सीज़न की शुरुआत, उसकी में काम क्या क्या करने हैं, आज से ही समर एक्शन प्लान, आज से ही हमें सर्दियों में पॉल्यूशन ना हो, ये सारे काम शुरू हो चुके हैं। सरकार जो अपने बिल्कुल वॉर फुटिंग पे काम कर रही है। दिल्ली का बाढ़ और सिंचाई विभाग न केवल नालों की सफाई में जुटा है बल्कि उनको चौड़ा करने का काम भी कर रहा है। आप मेरे पीछे यहाँ देख सकते हैं, ये बारापुला का वही एलिवेटेड रोड है जिसके नीचे नाला बह रहा है और नाले के नीचे लगातार बाढ़ और सिंचाई विभाग सफाई में जुटा है। आप ये देख सकते हैं किस तरह से जो मशीनें लगाई गई हैं उनसे साफ तौर पर यहाँ पर ना केवल नालों की सफाई की जा रही है बल्कि उनका जो रास्ता है चौड़ा किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में जो बारिश का मौसम आएगा, जब बरसातें आएंगी, उस समय पर ये ओवरफ्लो ना हो और दिल्ली में जल भराव की स्थिति पैदा ना हो। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। आगे देखेंगे कुछ और बड़ी खबरें। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कैसे धंधा बढ़ेगा, कैसे गल्ला चलेगा, कैसे टाइकून बनेगा, ये काफी नहीं बेटा, तो स्कूटर है तेरा कब रॉकेट बनेगा। सिर्फ नींबू मिर्ची लगाने से बिजनेस बढ़ता तो हर बड़ा बिजनेस यही करता है। बिजनेस बढ़ता है क्रेडिट से। अपनी दुकान में क्रेडिट ऑन यूपीआई अपनाओ। कस्टमर्स को यूपीआई पे क्रेडिट मिलेगा तो कस्टमर्स बढ़ेंगे और उनकी शॉपिंग भी। क्या समझे? अपने पेमेंट पार्टनर से संपर्क करें। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। स्वागत है ब्रेक के बाद। आगे की बड़ी खबरों में, उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के पिछले हिस्से की रंगाई पुताई का काम आज से शुरू हो गया।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 12 मार्च को अनुमति दिए जाने के बाद रंगाई पुताई का काम शुरू किया गया है। रंग रोगन का काम भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हो रहा है, जिसे 9 मजदूर अंजाम दे रहे हैं। न्यायालय ने रंगाई पुताई का काम 7 दिन में पूरा करने के आदेश दिए हैं। शनिवार को एएसआई की टीम ने मस्जिद के उन हिस्सों का सर्वे किया जहां रंगाई पुताई का काम किया जाना था। साथ ही संभल जामा मस्जिद पर रमजान के पवित्र महीने के दौरान लाइटिंग का आदेश भी जारी किया गया था। मामले की अब अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। आगे की बड़ी खबरों में, देश में प्रतिस्पर्धा कानूनों में समय के साथ बदलाव पर चर्चा के लिए नई दिल्ली में एक बैठक का आयोजन किया गया। कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने इस अवसर पर कहा कि बदलते हुए डिजिटल प्रयोग के साथ साथ कानूनों में उचित बदलाव के साथ उपभोक्ताओं और छोटे उद्यमियों के हितों का ध्यान भी रखने की आवश्यकता है। कंपटीशन लॉज जो हैं उसके पीछे का कारण मार्केट के अंदर विशेष तौर से मैं समझता हूं जो कंज्यूमर्स हैं, कंज्यूमर्स को मोनोपोलीज के कारण कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। आज भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं। पॉपुलेशन वाइज वी आर द बिगेस्ट नाउ, तो हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ इसके पीछे का जो बैकग्राउंड है हमारे लॉज का, एक्ट्स का, टू प्रिवेंट एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट। मार्केट में फेयर कंपटीशन होता है तो उसका मार्केट को भी फायदा होता है, देश की इकोनॉमी को भी फायदा होता है। तो इसलिए सस्टेन कंपटीशन रहना चाहिए, किसी की कोई मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। और आगे की खबरों में, लंबे इंतजार के बाद आखिरकार रविवार को यूपी में भाजपा जिलाध्यक्षों की घोषणा हो गई है। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से विजय मौर्य को भाजपा का जिलाध्यक्ष घोषित किया गया है। कन्नौज से वीर सिंह भदौरिया को एक बार फिर से भाजपा जिलाध्यक्ष बनने का अवसर मिला, तो मथुरा से भाजपा ने जातिगत समीकरणों को साधते हुए निर्भय पांडेय को लगातार दूसरी बार जिलाध्यक्ष बनाने का निर्णय लिया है। कानपुर देहात से भाजपा महिला जिलाध्यक्ष रेणुका सचान को भाजपा का जिलाध्यक्ष बनाया है। जिले में पहली बार महिला चेहरे को जिम्मेदारी मिली है। तो वहीं गोरखपुर जिले में जनार्दन तिवारी को भाजपा का जिलाध्यक्ष बनाया गया है। सर्वोदय नगर पारस इन होटल में आयोजित एक कार्यक्रम में राज्यसभा सदस्य डॉक्टर दिनेश शर्मा, चुनाव अधिकारी डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी और पर्यवेक्षक रजनीश माहेश्वरी के नए अध्यक्ष के नाम की इन लोगों ने नए अध्यक्ष के नाम की घोषणा की। और यूपी में भाजपा जिलाध्यक्षों और महानगर अध्यक्षों के नामों की लिस्ट जारी कर दी गई है, जिस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, भाजपा उत्तर प्रदेश के नियुक्त सभी जिलाध्यक्षों को हार्दिक बधाई एवं उज्जवल भविष्य की ढेरों शुभकामनाएं। पूर्ण विश्वास है कि आप सभी संगठन की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका सुनिश्चित करने के साथ ही संगठन को निचले स्तर तक मजबूती प्रदान करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे। हर बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने में टीकाकरण यानी वैक्सीनेशन अहम भूमिका निभाता है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय राज्य सरकारों और फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मिलकर बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। टीकाकरण प्रयासों के माध्यम से एक स्वस्थ राष्ट्र के निर्माण में देश के सभी नागरिकों का सराहनीय योगदान है। टीकाकरण के प्रति जागरूकता के लिए हर साल 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। पेश है इसी पर यह खास रिपोर्ट।
हर साल 16 मार्च को पूरे देश में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये वर्ष 1995 से हर साल 16 मार्च को मनाया जाने वाला एक राष्ट्रीय कार्यक्रम है। इसे राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस के नाम से भी जाना जाता है। टीकाकरण की जीवन को बचाने में बहुत ही महत्वपूर्ण और अहम भूमिका है। टीकाकरण की वजह से ही वर्ष 1980 में चेचक का उन्मूलन, 2014 में भारत से पोलियो का उन्मूलन हो गया। टीकाकरण का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि बच्चे, किशोर, वयस्क और समुदाय टीके से रोके जा सकने वाली बीमारियों से सुरक्षित रहें। 16 मार्च को इस दिवस को मनाने के पीछे एक कारण ये भी है कि इसी दिन सबसे पहले वर्ष 1995 में भारत में ओरल पोलियो वैक्सीन की पहली खुराक वितरित की गई थी। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस शोधकर्ताओं, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य कर्मियों को धन्यवाद देने का एक सही अवसर है, जो ये सुनिश्चित करते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें। टीकाकरण से कई खतरनाक और संक्रामक रोगों को भी रोका जा सकता है। कुछ बीमारियों में तो टीकाकरण आजीवन आपके स्वास्थ्य को सुरक्षा प्रदान करता है। टीकाकरण दशकों से भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य रणनीति का केंद्र बिंदु रहा है, जिससे बीमारी का प्रसार और बाल मृत्यु दर को कम करने में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। सार्वजनिक टीकाकरण कार्यक्रम से हर साल लाखों नवजात शिशुओं और गर्भवती महिलाओं को जीवन रक्षक टीके उपलब्ध कराए जाते हैं। आज देश का पूर्ण टीकाकरण कवरेज राष्ट्रीय स्तर पर 93% से ज्यादा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर जच्चा बच्चा रहे स्वस्थ, इस संकल्प को साकार करने में टीकाकरण की अहम भूमिका है। यही वजह है कि दिसंबर 2014 में शुरू किया गया मिशन इंद्रधनुष मोदी सरकार की एक रणनीतिक पहल है और इसका उद्देश्य है पूरे देश में बच्चों के लिए पूर्ण टीकाकरण कवरेज को बढ़ाना। मिशन इंद्रधनुष विशेष रूप से कम टीकाकरण दर वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें कई दुर्गम इलाके हैं और ऐसे समुदाय शामिल हैं जहां बच्चों को या तो टीका नहीं लगाया जाता या फिर आंशिक रूप से ही लगाया गया। मिशन इंद्रधनुष के सभी चरणों में अब तक कुल 5 करोड़ 46 लाख बच्चों और 1 करोड़ 32 लाख गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया जा चुका है। भारत में यूविन पोर्टल की भी शुरुआत की गई है। गौरतलब है कि यूविन पोर्टल भारत के टीकाकरण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का पूरी तरह से डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध कराता है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का उद्देश्य वैक्सीन वितरण और रिकॉर्ड को सुव्यवस्थित करना है और ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति आसानी से अपने टीकाकरण रिकॉर्ड तक पहुंच सके और इसका प्रबंधन कर सके। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस टीकों से जुड़े मिथकों और गलत धारणाओं को दूर करने में भी मदद करता है। टीकाकरण के प्रति भारत की प्रतिबद्धता सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को प्रतिबिंबित करती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति विशेष रूप से वंचित और दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों तक पहुंचने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। नितेंद्र सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। और अब खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान से, जहां ट्रेन हाईजैकिंग की घटना के बाद बलूचिस्तान के नौशाकी में एक और आतंकी हमला हुआ है। घात लगाकर किए गए हमले में कई पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने और कई के घायल होने की खबर है। नौशकी इलाका अफगानिस्तान की सीमा के करीब है। बलूचिस्तान के नौशकी में N40 हाईवे पर फ्रंटियर कॉर्प्स की बस पर यह हमला किया गया। अधिकारियों के मुताबिक पहले हमला एक विस्फोट के साथ हुआ। सैनिक संभल पाते उससे पहले ही उनके ऊपर गोलीबारी भी होने लगी। हमले की जिम्मेदारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने ली है। BLA ने हमले में 90 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा किया है। BLA ने कहा कि पाकिस्तानी आर्मी के काफिले में 8 बसें थीं, जिसमें से एक पूरी तरह धमाके से तबाह हो गई। BLA ने अपने बयान में आगे कहा कि बम धमाके के बाद हमारे लड़ाकों ने बाकी बसों को घेर लिया और बसों में मौजूद सभी सैनिकों को मार दिया। और इस समय हम आपको सीधे दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो पॉडकास्ट जो कि उन्होंने लेक्स फ्रिडमैन के साथ किया है, और प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर लोगों से इसको देखने के लिए और सुनने के लिए आग्रह भी किया है। तो सीधे इस पॉडकास्ट को देखते हैं। वो मोदी नहीं है, 140 करोड़ देशवासी, हजारों साल की महान संस्कृति परंपरा, वो ही मेरा सामर्थ्य है। इसलिए मैं जहां भी जाता हूं तो मोदी नहीं जाता है। हजारों साल की वेद से विवेकानंद की महान परंपरा को 140 करोड़ लोग उनके सपनों को लेकर के, उनको आकांक्षाओं को लेकर के मैं निकलता हूँ। और इसलिए मैं कि दुनिया के किसी नेता को हाथ मिलाता हूँ ना, तो मोदी हाथ नहीं मिलाता है, 140 करोड़ लोगों का हाथ होता है वो। तो सामर्थ्य मोदी का नहीं है, सामर्थ्य भारत का है। जब भी हम शांति के लिए बात करते हैं तो विश्व हमें सुनता है,
क्योंकि बौद्ध की भूमि है। ये महात्मा